अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुशर्रफ तकलीफ में हैं तो नेब का रद्द अमल तो आना था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं। तमाम सियासतदान मुल्क के जीएचक्यू और मार्शल लॉ की पैदावार हैं, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। जनरल हेडक्वार्टर का गेट नंबर 4 सभी उसी की पैदावार है। तो क्या इमरान खान भी उधर उसी की पैदावार है? इस पे भी जवाब उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने कहा अब वो हालात नहीं रहे। और उसी के साथ तबसरा चल रहा है कि रेफरेंस होगा जज के खिलाफ और एक माहौल बनाया गया। 66 पैरा जरूर वो ऑपरेशनल नहीं है और उसके ऊपर तनकीद की जा रही है, किसी तरह भी उसके ऊपर अमल नहीं हो सकता। और उसी के साथ एक तनाव की कैफियत है। क्या अदलिया, हुकूमत और फौज दोबारा एक पेज पे आएंगे? चीफ जस्टिस साहब, नए चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने ओथ भी लिया है। अदलिया पे कहा जाता है अगर रेफरेंस दाखिल हुआ तो क्या अदलिया के ऊपर एक हमला तस्वुर किया जाएगा? पैराग्राफ 66 मार्शल लॉ के मुतरादिफ है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। इसके ऊपर मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है? ये जंग जो है, ये कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी, इसको समेटा जाए, इसको फैलने न दिया जाए। और उसी के साथ मलेशिया कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब नहीं गए और तुर्की के सदर ने कहा है कि उनको रोका गया था और उनको धमकी दी गई थी कि आपके मजदूर जितने 40 लाख हैं और जितने पैसे रखवाए स्टेट बैंक में सऊदी अरब ने, वो भी जो है ना वापस ले सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब ने कहा कोई हमने धमकी नहीं दी, कोई इसी तरह की सूरत हाल नहीं थी। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावा दिया गजला सियाल साहबा, पीपीएमपी हैं, वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ मोहतरम जनाब सरदार रहीम साहब, जीडीए के रहनुमा, एमपी रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी के साथ मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब कानूनदान है, मैं आपको भी वेलकम करता हूं बैरिस्टर साहब। किस तरह देख रही हैं कि एक तरफ तो ये टकराव, दूसरी तरफ बिलावल साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमें परवेज मुशर्रफ की जो तकलीफ आई है उसी की वजह से नोटिस मिला है। देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है कि अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाना, जिसमें पीपल्स पार्टी और नवाज लीग और मौलाना फजल रहमान तो अभी बैक हो गए, लेकिन जो भी अपोजिशन में पार्टियां हैं उनको हुकूमत की तरफ से जिस तरह उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया है। अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुझे समझ में नहीं आ रही, उन पर कौन सा केस है जो आप उनको नेब में बुलाया जा रहा है और नोटिस निकाले गए? जरदारी ग्रुप के वो जो थे ना, इस तरह की उसकी सिग्नेचर से जो है ना पैसे निकले, ट्रांजैक्शन हुई। मेरी बात सुने, आसिफ अली जरदारी साहब पर अभी तक कोई रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ, अभी तक कोई वो मुजरिम भी नहीं जाहिर हुए, उनको बेल हो गई है, उन पर कोई इस तरह का केस, पहले भी इस तरह 9 साल उन्होंने जेल में गुजारे, कोई केस साबित नहीं हुआ। और अभी आप देखें, अभी तक पहले अरबों रुपयों की बातें कर रहे थे, अभी आदि फरियाल की आप बात देख लें, मिसाल देखें, पहले उन पर अरबों खरबों के इल्ज़ामात लगे और अब जो बात हुई कि करोड़ों पर, 3 करोड़ 2 करोड़, ये इस तरह के आप जो झूठे इल्ज़ामात और हुकूमत की तरफ से इस तरह इंतकामी कार्रवाइयाँ कि हम जो सियासी हलचल है या जलसे हैं या लोगों से मिलना जुलना या हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन का किरदार है वो अदा न करना, ये बात है। लेकिन हमें देखिए, आप इस तरह से पार्टियों को या नवाज शरीफ को या पीपल्स पार्टी को दीवार से नहीं लगा सकते। उनका काम है, अपोजिशन में है तो उनका काम है तनकीद करना। जिस तरह दूसरी हुकूमत में हम लोग हुकूमत में थे तो नवाज लीग या कोई भी भाई बैठे हुए हैं मेरे, तो ये इनका काम था हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद करना, तनकीद बराए इस्लाह, कि आप जिस तरफ जिस रूट पर जा रहे हैं, जिस वे में जा रहे हैं वो सही नहीं जा रहे, आवाम के लिए काम करें, लेकिन वो भी काम नहीं करने दिया जा रहा। आप देखें पीटीआई की हुकूमत में असेंबली का क्या हाल है, पार्लियामेंट का क्या हाल है, कोई इजलास नहीं चल रहा, कोई लेजिस्लेशन नहीं हो रही, सिर्फ आपने चंद लोगों को बिठाकर, पपेट को बिठाकर
मोहतरम बहनें हमारी फिरदौस आशिक अवान और शेख रशीद साहब, ये इस तरह के लोग बैठकर सिर्फ उनको कहा जाता है कि जाके आप बोले और अपोजिशन के खिलाफ और जितना तनकीद भी करें, हो ठीक है। सके गाली गलूच दें, तनकीद करें, सिर्फ आपको जाके करें, लेकिन हम नहीं सुनेंगे। ठीक है। हम सरदार असेंबली में साहब, नहीं सरदार साहब, आप परवेज मुशर्रफ को गद्दार समझते हैं या नहीं समझते? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सर, देखें बात ये है, आइन शिकन समझते हैं नहीं समझते? देखें पैरा 66 के बाद मैं समझता हूं जो जजमेंट है वो सारी कंट्रोवर्शियल हो गई है। अगर 66 को निकाल दें सर तो पूरा फैसला सही है। देखिए फिर हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, अयूब खान से लेकर आज तक, ठीक है। और जो नाम डिक्टेटर के नाम से मशहूर हैं, उनके अलावा जिन कोर्ट्स ने उनकी तौसीक की, उसको इंडोर्स किया, वो नाम भी उसमें शामिल कर दें गद्दारों के। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स ने साजबाज करके उनके साथ डीलें की, एनआरओज किए, जो कॉम्प्रोमाइज़ किए, उनके नाम भी शामिल कर दें गद्दारों, तो बचेगा कोई भी नहीं। सर क्या करप्शन को आप, एनआरओ को आप इस हमाम में सारे के सारे अल्लाह के फजल से आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सारे देखें बेनिफिशियरी हैं सिस्टम के। ये बनाना रिपब्लिक ऐसे नहीं बन गया। ये बनाना रिपब्लिक ऐसे बना है कि लोगों ने अपनी ज़ाती मफादात और अपने गुरोही मफादात की वजह से पाकिस्तान के मफादात को बेचा है, और कोई सिस्टम यहाँ पर कानून की बालादस्ती जो है उसको उन्होंने मतलब खैरबात कह दिया। तो जब सिस्टम ही नहीं है कोई कानून का, और आप सिर्फ एक इशू को उठा के एक आदमी को आप उसकी कहते हैं कि जनाब मर भी जाए तो फिर भी उसको घसीट के लाके और 3 दिन लटका दें, तो ये किस मतलब उसको सर किस माइंडसेट उसने की आइन बात तोड़ा है या नहीं तोड़ा? आइन शिकन है या नहीं है? देखें अगर आइन शिकन तो जाहिर है आइन शिकन तो है, ठीक है ना, लेकिन ये आइन शिकनी की सजा जो है 2010 में इन्होंने मुरतब की, अमेंडमेंट लाए, वो आइन शिकनी की 2007 में। तो जब आप उसको पिछले ले जाएंगे कानून, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो फिर एक आदमी को क्यों कर रहे हैं? फिर आप शुरू से ले लें ना, आप वहां से ले लें जहां के कायदे आजम के लिए जिसने एम्बुलेंस नहीं भेजी 52 से, ठीक है ना। आप सिकंदर मिर्जा को लें, आप गुलाम मोहम्मद को लें, आप अयूब खान को लें, आप याया खान को लें, आप जुल्फिकार अली भुट्टो को लें, आप लें ज़ियाउल हक को लें, ठीक है। फिर सबकी कब्रें जो है कब्र कुशाई करें। सर आपने कहा एनआरओ वाले भी करप्शन हो नहीं सकता, लेकिन हो नहीं सकता, हो सकता। ये अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ। देखें, एक बहन ने हवाला दिया, एक जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था ना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, उसमें एक बहुत अच्छी बात थी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की। उसमें उसका मकसद ये था, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था, कि भाई हम सब गुनाहगार हैं, हमारे ये गुनाह हैं, चले हम इसको मानते हैं, माफ़ करें, आगे चलें। लेकिन जहाँ जहाँ जिसका चप्पू चलता है वो अपने मफाद के लिए फिर बाकी जो एक मजमूई भलाई की ये अच्छा फैसला नहीं हुआ सर कि एक आमिर के ऊपर एक फैसला आया है। आपने सही कहा, 1973 का आइन पहली दफा 77 में टूटा, 85 के अंदर उसको कवर मिला 8 अमेंडमेंट में, ये सही है। बाद में 99 को 17वीं तरमीम में मिला कवर। सियासतदान जिम्मेदार है, जजेस भी जिम्मेदार हैं, पीसी वाले के, सब कुछ है, मैं आपको करूंगा। इस हुकूमत को भी कहा गया आप जिसके खिलाफ करना चाहें करें, ये हुकूमत करेगी नहीं? ये हुकूमत तो नहीं करेगी। देखें, ये हुकूमत नहीं करेगी, ये अपने पैर खींचेगी, ठीक है। लेकिन ये जो सारा डिस्टॉर्शन है, इम्बैलेंस है, जो रूल ऑफ लॉ की कोई यहाँ पर कोई दरक ही नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नजर नहीं आता, ये सारा का सारा सारे शामिल हैं उसमें। इस सिर्फ इस हुकूमत को आप ब्लेम ना करें। मतलब ये अगर इमरान खान ने कहा था कि इन्होंने हाई ट्रीजन कमिट किया है, इमरान खान ने खुद कहा था। मेरा भाई, ये तो अगर चाहें तो खुद चाहें तब भी नहीं कर सकते,
जो हुकूमत अपनी कैबिनेट पे कंट्रोल नहीं रखती, अपने कैबिनेट उनके पास इतने सेंसिबल किस्म के लोग नहीं हैं जो कि ये गवर्नमेंट चला सकें, वो मतलब ये डिसीजंस कहाँ से ले सकेंगे, इतने बोल्ड डिसीजंस। तो देखें, जो फैक्ट्स की बात करें, हकीकत की बात करें, अब ये वक्त आ गया है कि ये हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात है। ये इस किस्म की बनाना रिपब्लिक में हम अपने बच्चों को बड़ा करेंगे। सर आप तो कहते थे किसी को ये अदालतें सजा नहीं सकती, किसी को अकाउंटेबल नहीं कर सकती। एक वजीर आजम को कन्विक्ट किया, दूसरे वजीर आजम को भी घर भेजा, तीसरे एक आमिर को उसको सजा दी। आइन का आर्टिकल 6 ये जुर्रत का मुजाहरा नहीं है, ये वो अदलिया नहीं है 2009 से पहले वाली, ये मुख्तलिफ अदलिया है। जुर्रत इस किस्म की कोई अचानक नहीं नाजिल हो जाती। जुर्रत उस वक्त होती जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था। सुओ मोटो के जो चैंपियन हैं, जो साबिका चीफ जस्टिस साहब, वो उन्होंने पूरे कोर्ट के साथ उसको इंडोर्स किया था। उस वक्त जुर्रत कहाँ थी? फिर ये जो आप नून लीग के ले लें, पीपल्स पार्टी एनआरओ करके आई, किसके साथ? मुशर्रफ के साथ। नून लीग के वुज़रा ने हलफ किससे लिया? मुशर्रफ से लिया, मुशर्रफ के खड़े होते हुए लिया, ठीक है। तो आपने तो उसको एक्सेप्ट किया ना, जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी आपकी मेजर, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। जब आपने उसको एक्सेप्ट किया तो फिर आप उसको रद्द कैसे कर सकते हैं? सर बैरिस्टर साहब, आपकी तरफ काफी सवाल आते हैं, मैं आपकी तरफ आता हूं। सबका होना चाहिए जो उसके साथ थे। 1990 को कवर है आपको, जिस तरह आपको मैंने पहले भी बता दिया, 17वीं तरमीम के अंदर सबका होना चाहिए। कह रहे हैं कि नहीं, उनका नहीं, सिर्फ एक बंदे को टारगेट किया। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में है, वफाकी हुकूमत के हाथ में है, और अगर ट्रायल सबका करना था तो करते। कई दफ़ा कोर्ट ने खुद भी इस बात का कॉग्निजेंस लिया है कि ये बंदा अकेला तो नहीं था। बट एंड बिल्कुल जब वो ट्रायल कंक्लूड होने वाला था, उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को ये याद आ जाना कि हमने शौकत अजीज़ साहब और अब्दुल हमीद डोगर साहब को भी जो है अरेन करना है एज डिफेंडेंट। और फिर कोर्ट ने एक और भी बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा कि क्या यही दो लोग थे और कोई नहीं थे? बल्कि कोर्ट ने जो प्राइमरी जजमेंट है उसके अंदर इस बात को लिखा है कि हर वो फौजी जिसके ओथ के अंडर था कि उसने इस आइन को अपहोल्ड करना है और उसने परवेज़ मुशर्रफ को रिस्ट्रेन नहीं किया, वो भी हाई ट्रीजन की ऑफेंस से गिल्टी है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये तो फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर चाहें पॉलिटिकल विल दिखाएं और लोगों को लाना चाहते हैं लेके आएँ, उनका ट्रायल करें, स्पेशल कोर्ट बनाएं। ये जब एक कोर्ट बन चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कह सकता था कि और लोगों को इसके अंदर डालें। जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, इस बात पे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने चैलेंज किया। जो 2018 में फाइनली टेकअप हुआ, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब मेंबर थे और आसिफ सईद खोसा साहब उस बेंच को लीड कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि इस स्टेज पे आके ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आप हमें ना बताएं कि किसको डालना और किसको नहीं डालना। दिस इज़ अ पावर जो एक्ट 17 ऑफ 1976 है, जिसके तहत ये स्पेशल कोर्ट बनी थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट इस बात का डिसाइड करती है कि किसने हाई ट्रीजन किया और किसने नहीं किया। और ये बात अगर आप बाकी मुल्कों में आप देखें तो वो बड़ा एक जूरिस्प्रूडेंशियल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है वो बड़ा सेम है, क्योंकि ये किसी हद तक पॉलिटिकल फैसले भी होते हैं। या तो सियासतदान जैसे ये कह रहे हैं आपस में, या तो ये आपस में बैठ के कुछ फैसला करते हैं। जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन की बात की थी, साउथ अफ्रीका में बना था, उस तरह का कुछ कर लेते, लेकिन अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से इस बात पे लेके आए कि अपने जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो अदालतों में लेके जाते आप फैसले को, तारीखी फैसला है, जुर्रतमंदाना फैसला है, जमहूरियत को आगे कोई खत्म नहीं करेगा, मुंतखब हुकूमत को कोई घर नहीं भेजेगा इस फैसले के बाद। मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूं कि हालात बड़े मुख्तलिफ हो चुके हैं। जजेस ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है। पहले भी इस दफ़ा हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में कुछ मिसालें मिलती हैं। यहिया खान साहब पे ट्राइब्यूनल बनाया गया था, लेकिन वो ट्राइब्यूनल अपना फैसला नहीं दे सका था। तो इसी तरह कम अज़ कम एक ट्राइब्यूनल बना, वफाकी हुकूमत ने बनाया, उन्होंने हर जगह चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, उन्होंने कहा ट्रायल लीगल है, और 3 हाई कोर्ट के जजों ने बैठ के अगर फैसला दिया और उसमें होल्ड किया जो ऑपरेटिव पार्ट है उसका कि इन्होंने हाई ट्रीजन कमिट किया है, मैं समझता हूँ ये डैम की तरह काम करेगा। आइंदा अगर कोई सोचेगा कि मुझे आगे कभी मार्शल लॉ लगाना है या मैंने बाय फोर्स प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करना है, तो वो 1 दफा नहीं, 10 दफा नहीं, 100 दफा सोचेगा और शायद फिर भी ये काम नहीं करेगा। 66 पैरा। सर मैं पैरा पे आ जाऊं, फिर आपकी बात पैरा पूछ लूंगा, आप वाला जो है पैरा बाद में पूछें। हाँ, जरा मैं इसकी वजाहत कर दूं। देखिए, पहली बात तो ये करना चाहता हूं कि जो लीगल माइंड्स 18th अमेंडमेंट लिखने में शामिल थे, वही लीगल माइंड्स अभी गवर्नमेंट के साथ एडवाइस कर रहे हैं।
तो वो गवर्नमेंट किस तरीके से मतलब ये परसू करेगी, बाकी लोगों को लाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें आप जैसे ये फरमा रहे थे कि जो पिछले लोग हैं भाई हैं तो मुजरिम ना, अगर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा है वो तो हैं तो मुजरिम, जिन्होंने अबेट किया है या मदद की है वो हैं तो मुजरिम। मतलब आप उनको डिक्लेयर तो कर सकते हैं, आप उनको, आप लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, आप डिक्लेयर करें कि जिन्होंने मुशर्रफ की मदद की, उसकी गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, वो इतने ही मुजरिम हैं जितना कि मुशर्रफ है। आप कहें लोगों के सामने कहें। हाँ, जवाब दे। बल्कि जजमेंट अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि वो जितने लोग थे जिन्होंने एड और अबेट किया और इन कनाइमस मुशर्रफ के साथ ये काम किया, वो तमाम आइन शिकनी के मुजरिम हैं, हाई ट्रेजन के। देखिए ये वो जजमेंट, आप करप्शन मैं मौजूद था, मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही थी, मैं मौजूद था, सारा पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टीज वहां पर जमा थी, इंक्लूडिंग इमरान खान और दूसरे सारे मौलाना और सारे, ठीक है, बलूचिस्तान के लीडर्स वगैरह। सिर्फ पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मरहूम मखदूम साहब, अमीन फ़हीम साहब कर रहे थे, शरी रहमान भी थी, बेनज़ीर साहिबा नहीं थी। और एक मजाक भी हुआ वहाँ पर कि जी आप गवर्नमेंट के साथ डायलॉग अगर हो रहा होगा तो फिर यहाँ ये सारी एक्टिविटी बेकार है। तो वो हमारे लाहौर के जहांगीर बदर साहब ने कहा कि नहीं, हमारे डायलॉग नहीं हो रहे हैं, हमारे वो हो रहे हैं, कॉन्वर्सेशन हो रही है, कुछ एक लफ्ज़ इस्तेमाल अंग्रेज़ी का किया जो सारे हंसे भी थे। सारी ऑपोजिशन एक जगह है, आप एनआरओ की डायलॉग कर रहे हैं, ठीक है, वो करें कि जमहूरियत के लिए किया, तो भाई एक रास्ता खोला कि जमहूरियत वापस आए। नहीं, जमहूरियत के लिए तो बहुत अच्छी बात है ना, तो खुल के करनी चाहिए थी ना, छुप छुप के क्यों कर रहे थे? तो कहने का मकसद ये है कि देखें सब लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। सर आप करप्शन को आप करें कि करप्शन भी जो है वो भी गद्दारी में आती है, हाई ट्रीजन में आती है। बैरिस्टर साहब, जो फैसला हुआ गद्दारी का सही, जो हाई ट्रीजन का हुआ सही, जो सजा मिली सही, सिर्फ एक चीज पैराग्राफ 66 के अंदर जो सख्त गैर शरई, गैर इंसानी, जिसमें मजहब भी इजाजत था, इसके ऊपर एतराज सबको है। ब्रेक के बाद आऊंगा, क्या इससे पूरे फैसले के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा? ब्रेक का बाद नाज़रीन टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब, गद्दार, आइन शिकन, सब इसको तस्लीम। 66 के ऊपर जो है सबसे ज्यादा है कि ये गैर इंसानी चीज थी जिसको कोई भी ज़ी-शऊर इंसान जो है ना, कोई तारीख में नजीर नहीं मिलती। क्या यही है? बिल्कुल ऐसी ही बात है। बल्कि कुछ कई दफ़ा जो है आला अदलियों ने इस बात पे प्रोनाउंसमेंट्स भी दिए हैं कि जो राइट ऑफ बरियल है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ। वो अगर मुसलमान है तो उसको दफन होना और जो भी उसके मजहबी अकायद हैं या उसके अकायद हैं वो उसकी तरह पूरी तरह उसका बरियल, उसके डिग्निफुल बरियल उसका राइट है। तो पैराग्राफ 66 जैसे बाकी दोनों जजेस ने लिखा और शायद करीम साहब ने तो बल्कि उसके ऊपर बड़ा डेवलप किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। और हालांकि जिस वक्त शॉर्ट ऑर्डर आया था तो उस वक्त मैंने बिल्कुल फैसले की सपोर्ट की थी, मगर जिस वक्त ये डिटेल्ड ऑर्डर आया तो मैं नहीं समझता कि ये उस एक पैराग्राफ ने इतना करप्ट कर दिया पूरी जजमेंट को कि शायद पूरी जजमेंट जो है खुद ही सस्टेन ना कर सके। क्योंकि जहाँ पे कोई जज साहब ऐसे लफ्ज़, क्वाइट रिस्पेक्टफुली मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कोई ऐसे अल्फाज शो करते हैं जिनसे उनकी नफरत नजर आ जाए, एक्यूज्ड की तरफ बायसनेस नजर आ जाए, उनका कंटेम्प्ट नजर आ जाए, तो वहां पे तो फिर वो पूरी जजमेंट चैलेंज उस पॉइंट पे हो सकती है। और मैं 100% इस बात पे श्योर हूं कि क्योंकि ये लोग अपील में जाना चाहते हैं, कल को अगर कैसे जाएंगे अपील में जब परवेज मुशर्रफ साहब ने, कोई तारीख में ऐसी मिसाल मिलती है कि अपील में जाएं और परवेज मुशर्रफ सरेंडर न करें और अपने आप को हवाले न करें कानून के और अपील हो? आपको लग रहा है तारीख में ऐसी चीज है? देखिए उसमें एक तरीका जरूर हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अपील में जाने के बजाय ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन उसके ऊपर दायर करें। और उसमें तरीकाकार ये होता है कि अगर कोई एक्यूज बाहर भी है तो वो थ्रू पावर ऑफ अटर्नी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है। तो परवेज मुशर्रफ साहब की जगह कोई और बंदा आके उनका अटर्नी बन के यहाँ पे केस हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो सक्सेस का रेशियो, क्योंकि उसके अंदर एविडेंस रिकॉर्ड हो नहीं सकती, उसके अंदर बयान रिकॉर्ड हो नहीं सकते, उसके अंदर तो अगर कोई कानूनी और आईनी मसले जजमेंट के अंदर हैं वो डिस्कस
डिस्कस हो सकते हैं। लेकिन आपको बताए जो ट्रायल हुआ एब्सेंशिया में हुआ, कन्विक्शन हुई एब्सेंशिया में हुई, 342 का स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, फेयर ट्रायल नहीं करेंगे, फेयर ट्रायल नहीं हुआ। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, फेयर ट्रायल का मकसद असल में ये है कि डिफेंडेंट को इस बात का मौका मिले कि वो अगर अपने आप का दिफा करना चाहता है तो आके करे। और यहाँ पे स्पेशल लॉ अप्लाई होता है। जनरल लॉ में एब्सेंशिया में ट्रायल नहीं हो सकता, ट्रायल हो सकता है लेकिन कन्विक्शन पास नहीं हो सकता, सेंटेंस पास नहीं हो सकता, उस रिकॉर्ड को रख लिया जाता है। यहाँ पे जो एक्ट 17 है 1976 का, जो स्पेशल कोर्ट का एक्ट है जिसके तहत बनी, उसका सेक्शन 9 ये कहता है कि ट्रायल एब्सेंशिया में होता है, क्योंकि हमने दोनों चीज़ों में, एक आम क्रिमिनल केस में और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम में हमने फ़र्क रखना है। अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब इतने मौके मिलने के बाद, एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन होने के बाद भी, 30 एप्लीकेशंस लगवा के आर्ग्यू करने के बाद भी आके स्काइप के जरिए भी, वैसे भी तो टीवी पे आके जो है अपने बयानात दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तमगा है मैं अपनी कब्र में लेके जाऊंगा, तो स्काइप पे आके कोर्ट के सामने कोई बयान दे देते। कम से कम अगर कुछ डिफेंड करने का था तो आके अपने आप को डिफेंड तो कर लेते। ठीक है, शेख रशीद ने कहा है कि सब सियासतदान पैदावार है माशाल्लाह की, भुट्टो साहब से लेकर नवाज शरीफ समेत सभी सियासतदान। क्या जवाब दें? देखिए, अभी जो माहौल चल रहा है तो शेख रशीद खुद को बचाने के लिए ये ज़रूर स्टेटमेंट देगा, क्योंकि वो भी तो हर हुकूमत के साथ बैठे थे, नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे थे, फिर मुशर्रफ के साथ, सबके साथ वो अपना जो मिनिस्ट्री है वो कहीं भी नहीं छोड़ता। अभी खुद बने बैठे हैं। रेलवे का हाल तो पता नहीं क्या है, रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ाना ट्रेन के टकराव होते हैं, इतने सारे 100 की तादाद में लोग मरते हैं, लेकिन उसको अफसोस नहीं है। देखिए, इस बंदे के लिए जो मैंने कहा कि कुछ लोग पपेट बिठा दिए गए हैं, हुकूमत में तो कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है कि अभी जो केस मुशर्रफ का आया इसको किस तरह हैंडल किया जाए। खामोशी से तमाशाई बैठे हुए हैं कि उनको कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। बस क्या मैडम मैं आपसे सवाल पूछूं, नसीम को बिठा क्या आपकी क़यादत से भी कोई ऐसा जवाब नहीं है? क्या आप समझती हैं? हमारी क़यादत ने जवाब दिया, खामोशी है, खामोशी है। देखें, कंप्रोमाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। चेयरमैन बिलावल ने जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी जो जमानतें हुई हैं, देखिए जी, चेयरमैन बिलावल ने और एहसान इकबाल दोनों ने स्टेटमेंट दी कि ये तारीखी फैसला आया है। देखिए, मार्शल्लाह के ये जो सारा करप्शन ये कहाँ से आई? मैंने ये नहीं सवाल किया, मैंने सवाल पूछा, मैं सवाल पूछूं, मैं सवाल पूछने दो, आप घुमा रही हैं बात। तो मैंने दूसरी चीज पूछी, मैंने कहा क्या आप हाई ट्रीजन का केस, क्या आप परवेज मुशर्रफ को पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब, जरदारी साहब गद्दार समझते, आइन शिकन समझते? उन्होंने आइन तोड़ा, ये बयान नहीं है। मेरी बात सुने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी तो उन्होंने बाकायदा मुशर्रफ के खिलाफ जंग लड़ी थी। वो यहाँ उनके मैं आज की क़यादत की, उन्होंने तो जंग लड़ी, अपनी कुर्बानी दी, सब कुछ किया जमहूरियत के। मैं आज की क़यादत की बात करता हूं। था उसमें पूरी पीपुल्स पार्टी थी ना, उसमें पूरी पीपुल्स पार्टी थी जिसने कुर्बानियां दी और मोहतरमा आई। आपने जो बातें की, देखें, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए जितना भी 4 साल या 5 साल आप आते हैं, इलेक्टेड होके आते हैं, वोट लेकर आते हैं, खर्चे करके आते हैं, जब आप हुकूमत में आकर बैठते हैं तो वजीर आजम भी नाअहल, फलां भी नाअहल, सब नाअहल, उनको निकाला जाए, उनको उतारा जाए। ये इस तरह का, देखें, इस तरह से जो आप मुल्क चला रहे हैं। अगर देखिए, गद्दारी का केस जो उन्होंने आइन तोड़ा था वो आपने नहीं किया, हमारे आपने केस नहीं बनाया, हमारे आइन में नवाज शरीफ ने किया, आपने नहीं किया, आपने नहीं बनाया। आपकी आप खुद कहते हैं परवेज मुशर्रफ के दौर में बीबी साहबा शहीद हुई थी। जो भी तोड़ेगा, चाहे हुकूमत हो या डेमोक्रेसी का लो, कोई भी जो भी आइन को तोड़ेगा उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और कोर्ट ही, देखिए, आपने कोर्ट को इस तरह से जवाब दे, फिर आप बीच में आ जाओ। क्योंकि बहन इस थीम को लेके आगे जा रही है, लेकिन मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं। जी बिल्कुल। 99 हमारी जो हुकूमत थी, 97 नून की हुकूमत थी, सिविलियन हुकूमत थी ना, माशाल्लाह तो नहीं था, मुंतखब होके आए थे और हालात कुछ ख़राब हुए थे, ये वो था। तो मोहतरमा का बयान रिकॉर्ड पे मीडिया में, अच्छा फैसला, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को जाना चाहिए और हम फौजी उसको सपोर्ट करेंगे अगर उसको टेक ओवर करें।
क्या जवाब दें? उसकी क्या लॉजिक है? देखें, बीबी की जो 88 में हुकूमत आई थी, नहीं, इसका जवाब दें कि अगर आप पीछे जाना चाह रहे हैं तो तारीख को सुने ना। ये टू द पॉइंट है ना सरदार साहब ने टू द पॉइंट क्या पूछा है? अगर हम सियासी लोग और इस तरह के बयान दें और इस तरह की 88 में मोहतरमा रिकॉर्ड है। बेनजीर भुट्टो साहिबा आई थी, उनको सिर्फ 18th मंथ आप सब लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इतने साल 30 साल 50 साल वो हुकूमत में आई। बेनजीर साहिबा आई, उनको 18 माह, लेकिन पाकिस्तान स्टेबल हो रहा था। ज़ियाउल हक के बाद जो तहरीकें चली, जो कुछ भी हुआ, जो लोगों को मारा गया, शहीद एक और किया सवाल गया, करूं? कोड़े नहीं, एक सवाल करूं? वहां से बात सुने। उसके बाद सप्लीमेंट्री है। देखिए 18 माह में आप उनकी हुकूमत खत्म कर देते। आप उनके साथ सरदार साहब भी उन हुकूमत के साथ थे, नवाज शरीफ के साथ उनको हुकूमत को तोड़ा जाता है, फिर नवाज शरीफ की फुल सपोर्ट होती है, फिर उसकी हुकूमत तोड़ी जाती है। ये अगर क्या बीबी साहिबा जब जिंदा थी नवाज शरीफ एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं करते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके? देखिए एक दूसरे की हुकूमत गिराने में आगे आगे नहीं होते थे सरदार साहब? लेकिन फारूक लवारी साहब कौन थे? कुर्बानियां किसने फारूक दी? लवारी कुर्बानियां हैं, सब कुछ है। कुर्बानियां किसने दी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उसमें को। कोई शक नहीं है। उसमें तो शक ही नहीं। हाँ, फारूक लवारी कोई लेफ्टिनेंट जनरल फारूक लवारी तो नहीं थे, वो पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। देखिए इस तरह से साजिशें होती सदर रही बनाया हैं, गया। साजिशों का साजिशें नतीजा होती रही हैं। डेमोक्रेटिक हुकूमत को चलने नहीं दिया गया, जिसका नतीजा आज हम जहां खड़े हैं, जिस सूरत हाल में खड़े हैं, बहुत खतरनाक सूरत हाल है। जाहिर है ये बेड़ा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। मेरी बहन आप ऐसा करें, देखें ये बहस हम घूमते रहेंगे, कोई आप सोल्यूशन बताएं ना आज। मैं तो यही कह रही हूँ कि चले मुशर्रफ का फैसला आ गया, कोर्टों ने फैसला कर दिया कि भाई उसको डिक्टेटर था, उसने आइन तोड़ा था, और आइन में भी है आर्टिकल 6 सेक्शन 6 पर कि जो भी गद्दारी करेगा कोई भी हो उसको सजा मिलेगी, सजा मौत तक लिखी हुई है आइन में। और मेरे भाई भी हैं कि बिल्कुल लाइफ इम्प्रिजमेंट या सजा डेथ सेंटेंस वो उसमें लिखा हुआ है, वो तो उसको मिल गई। देखिए आगे अब जो सोचना है, जो पीटीआई की हुकूमत करे, मेरे भाई बेटे हैं, आप बताएं कि ये किस तरफ जा रहे हैं? ये किसी को नहीं फौज जो हमारा इदारा वो इस हुकूमत से महफूज है, नहीं हमारी अदलिया महफूज है, नहीं मीडिया महफूज है, नहीं अपोजिशन महफूज है, ये बैठ के तमाशा कर। ठीक है सरदार साहब आपकी तरफ आऊंगा। 3-4 चीजें। जब ब्रिगेडियर रिजवान के ऊपर गद्दारी साबित हुई तो उसको भी सजाए मौत का फैसला आया था, आपको याद है? एक चीज, असद दुरानी का बड़ा फैसला आया था, उसके ऊपर भी फौज में अंदर हुआ, सब कुछ हुआ। तीसरा एक्सटेंशन का मसला आया, वो भी हुआ, पार्लियामेंट की तरफ ने भेज दिया आसिफ सईद खोसा साहब ने, जो साबका हमारे चीफ जस्टिस थे। फौज का रिएक्शन इतना नहीं आया इन 2-3 चीजों के अंदर। एक चीज ये, दूसरी चीज तारीखी फैसला आपको याद होगा कुलभूषण यादव का फैसला, उसके अंदर वकार सेठ साहब की एक जजमेंट का जिक्र किया गया कि उसने जो जजमेंट दी थी और उन लोगों के हवाले से जो दहशतगर्द थे उनको सजा दी गई थी, उन सजा को कलअदम करार देने में तकरीबन 69 थे, उनको रोका गया कि हमारे पास ऐसे जज भी हैं जो ये फैसले देते हैं, फौजी अदालतों के हवाले से जो फैसले आते हैं। इतना उस केस को उधर लेके गए। परवेज मुशर्रफ पे इतना रिएक्शन क्यों सर, इतना गुस्सा क्यों? बुनियादी वजह में अगर इसका आप चाहते हैं तज्जिया करूं तो मैं ये बुनियादी इंटरप्रिटेशन की बात है, वकील साहब बैठे ये बताएंगे। देखें गद्दारी की एक कॉनोटेशन अलग है, आइन शिकनी की कॉनोटेशन अलग है। दोनों को जोड़ के 18वीं तरमीम में आर्टिकल 6 जो है उसमें अमेंडमेंट की गई है। हाँ। आइन शिकनी जो करेगा उसको गद्दार कह देना, ठीक है। लेकिन जो हमारी साइकिया में बात है ना गद्दारी, वो मुल्क के खिलाफ जो जंग करे या जो जंग कर रहा है उसकी मदद करने वाले को हम गद्दार कहते हैं। मतलब कोई जासूस हो गया, किसी ने कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मुल्क को बाहर दे दी, कोई जो है वो मुल्क के साथ मिल गया, इंडिया चले गया और फर्ज करें कि दुश्मन के फौजों के साथ लड़ रहा है या उनकी टैंकों को इनवाइट कर रहा है, ठीक है। तो ये गद्दारी हमारे जहन में ये बात है कि क्या हमारे मुल्क के अंदर जनरल अयूब ने
जना की बहन को, फातिमा जना को गद्दार करार दिया था, वो सख्त नहीं था। बीबी साहिबा को सिक्योरिटी रिस्क, नवाज शरीफ को सिक्योरिटी, ये तो बयान ही आ रहा है इधर। ये डिक्टेटर था ना, तो उसके जूते कौन चाटने वाले थे? उस सयूब खान के, जिसने कायद आजम की बहन को गद्दार करार दिया, उसके जूते चाटने वाले भी तो नाम रखते हैं ना, आप नाम लें उनका। सर नहीं, मैं उनके साथ था, जुल्फकार भुट्टो साहब उनके साथ था, उनके दौर में आया था, हर चीज हुआ। जी जी, तो फिर जब पॉलिटिकल फोर्सेस, आप डिक्टेटर, यही लेकिन भुट्टो साहब उनको छोड़ के आए थे इख्तिदार को। मेरी अर्ज फर्क ये कितने साल बाद, हाँ। मेरी अर्ज ये है कि इन चीजों में अगर हम जाएंगे तो इसका कोई एंड नहीं है, नतीजा नहीं है, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। ठीक, अब हम फ्यूचर की बात करें। सरदार आखिरी सवाल करते जा रहा हूं, फिर हम फ्यूचर पे जा रहे हैं, फ्यूचर पे जाएंगे। फ्यूचर 18th अमेंडमेंट एक सोल्यूशन था, लेकिन वो सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम बन गया। सर आप कह रहे हैं कि गुस्सा जो है गद्दारी के ऊपर है, गुस्सा जो है घसीटने के ऊपर है, ये दोनों चीजें निकाल दें, और जो है दूसरी चीज सब सही, सब सही, सब सही। बस इसमें मैं आता हूं बैरिस्टर साहब, ब्रेक के बाद आऊं, ब्रेक के बाद, हाँ ब्रेक, हाँ बस ठीक है। आइन शिकन है, गद्दारी और घसीटना, और वो चीज अलग है, बाकी हैंग टू डेथ वाला जो है ना, वो वाली चीज। ये हैंड इन ग्लव है, जो पॉलिटिकल फोर्सेस पावर में आना चाहते हैं, समझे ना, वो उनको प्रॉम्प्ट करते हैं, जीप वालों को या बूट वालों को, बूट वाले जो है इनको प्रॉम्प्ट करते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आता हूं बैरिस्टर साहब के पास, उनसे जो है ना इसके ऊपर तज्जिया लेता हूं। वेलकम बैरिस्टर साहब, ये गद्दार जो सर कह रहे हैं, मैं उनके अल्फाज आपको कह रहा हूं, और दूसरा जो घसीटना ये चीज है, इस चीज के ऊपर सबसे बड़ा ये रिएक्शन है, जो मैंने तारीखी तौर जिक्र भी किया जज की कॉम्पिटेंसी का, आपको पता है उस हवाले से, और क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, वो जो घसीटने वाली बात है उस पर तो कोई बंदा जो है एग्री नहीं कर सकता, वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। दुनिया का कोई आइन हो, अमरीकी हो, बरतानवी हो, पाकिस्तानी हो, श्रीलंका का हो, वो इस तरह की क्रॉमवेल के साथ तो हुआ था सर, 12वीं सदी थी सर, वो 12वीं सदी से हम लोग सर 800 साल आगे आ गए, और क्रॉमवेल की भी बड़ी डिफरेंट एक हिस्ट्री थी। वो रॉयलिस्ट जो है वो आपस में लड़ पड़े थे, ये तो रिपब्लिकन थे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट था। लेकिन जहां तक गद्दार की बात है, तो गद्दार पे इस वजह से गुस्सा नहीं आना चाहिए क्योंकि एक ऐसा आदमी जो एक ओथ लेता है कि मैं इस आइन को प्रोटेक्ट करूंगा, और उसके बाद उस ओथ के बरखिलाफ उस आइन को सस्पेंड कर देता है ताकत के जोर पे, बंदूक के जोर पे, तो मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान के खिलाफ अगर किसी ने जंग लड़ी है तो वो शायद छोटा जुर्म है, और अपने ही अंदर बैठ के ओथ लेके खुदा की कसम उठा के कि इस आइन को अपनी जान से ऊपर रखूंगा, उसको वायोलेट कर दिया। मैं समझता हूँ उससे संगीन गिदारी तो कोई। ये बात बैरिस्टर साहब को पता है, इफ्तिखार चौधरी और उसके फुल कोर्ट को नहीं पता था। सर अब बिल्कुल उन्होंने जो गलत फैसले दिए हैं, दे शुड बी रिस्पांसिबल। 3 साल दिया और अमेंडमेंट का एक इजाजत दी उसको, सही है पाकिस्तान। हाँ ठीक है, तो फिर गद्दार कहां से हुआ सर? वो 1999 की बात। ये इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं आइन शिकनी की, वो तो इंडोर्स कर दी। सर देखें, वो एक जो नॉर्म है, जो एक डेफिनेशन है कानून के अंदर, वो तो रहेगी। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। नहीं तो जब मार्शल लॉ हो तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं? सर यही तो मेरी बहन, एक बंदे के पास देखो ये बात मैं नहीं करना चाह रहा था। ये इम्तियाज साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि ये 1999 का केस नहीं, ये 2007 वाला केस चल रहा था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा शॉर्ट ऑर्डर से कहा कि आप रिस्ट्रेन करें, उसके बाद एक पूरा जजमेंट दिया कि जजेस जो हैं वो अपने ऑफिसेज में जाएं, और जब वो ऑफिसेज अपने जजेस जो हैं वो ऑफिसेज में गए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बालों से पकड़ के बाहर ले आए। वो कैमरा, सारा कुछ कैमरास के सामने है। मैं उसकी लीगैलिटी पे बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, बिल्कुल लीगल होगा, लेकिन मैं तो पाकिस्तान की जो प्रेजेंट पोजीशन है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि इस हमाम में जब सब नंगे हैं, एक आदमी को पिक एंड चूज करके आप जो है ना अपना रिवेंज निकाल रहे हैं, एक वेंचफुल जो है वो एक एटीट्यूड आपने शो किया है, क्या इससे पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान? बस सरदार आपने आइन शिकन कह दिया, ठीक है, उन्होंने भी कह दिया हाई ट्रीजन का सब। एक और चीज जो बड़ी सब, आसिफ सईद खोजा साहब जो चीफ जस्टिस पहले थे, उन्होंने भी साजिश की बात की है। डीजी आईएसपीआर आसिफ गफूर साहब, उन्होंने भी साजिश की बात की है। इमरान खान की हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके, उन्होंने भी साजिश की बात। ये कौन साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ?
किसको जिम्मेदार देखिए, समझते? फिरदौस ये कहाँ आशिक- हो रही है फिरदौस साजिश? आशिक अमान ने तो साजिश कह हमारे दिया खिलाफ कर रहे हैं। सर ये फिरदौस साजिश, नहीं। हर कोई साजिश। फिरदौस आशिक अमान ने कहा कि बाहर की कुव्वतें हमारे साथ हमारे मुल्क में साजिशें कर रही हैं। और आपने सुना भी होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ। ये नसीम फरोग और फिरदौस आशिक अमान ने यही कहा कि बाहर की कुव्वतें हमारे मुल्क में साजिश कर रही हैं, हमें लड़ाया जा रहा है। तो आप उनसे पूछें फिरदौस आशिक अमान से या फरोग नसीम से कि आखिर वो बाहर की कुव्वतें कौन सी हैं जो हमें आपस में सब ठीक है सर, कौन साजिश कर रहा है? और वक्त जो गवर्नमेंट है आज की, जिसके साथ आप इत्तेहादी हैं, जितने भी मैं इसमें नहीं जानना चाहता, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है इंतशार खत्म करें। क्या कहें? देखें, जो भी हो, गवर्नमेंट हो, इदारा हो, आदमी हो, शख्स हो, अफसर हो, वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख के एक्शन लेता है। ठीक है, साजिश जो हो रही है, ये जाहिर है कि इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? आपका दुश्मन बेनिफिशियरी होगा। गैर दानिस्ता तौर पर भी अगर आपके कोई ऐसे एक्शंस हैं जिसका बेनिफिशियरी आपका दुश्मन है, आप अपने मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के सिस्टम्स को कमज़ोर कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिशियरी हुकूमत आपका ओपोनेंट होगा ना, जो आपका दुश्मन है। अब आप जो आ रहे हैं उस पर मैं ले आता हूँ, आप शायद भूल गए उस पॉइंट को, टर्की जाने के। हाँ, टर्की मैं आता हूं। दूसरा इससे पहले मैं हुकूमत फरीक क्यों बन रही है? हुकूमत, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, कि अगर हुकूमत इतनी स्ट्रांग होती और पाकिस्तान इतना स्ट्रांग होता तो कोई हमें मशवरा नहीं दे सकता था कि टर्की जाएं या न कोलालमपुर जाएं या न। खारजा पॉलिसी और आपका मुल्क इतना आपने कमजोर कर दिया है कि हम दूसरों की बातों, पहले अमेरिका सरकार होता था, अब अमेरिका सरकार के भी दूसरे लोग हैं जिनके कहने पर अगर हम जो है ना अपने फैसले करने लगे हैं, तो इसका मतलब है हम बहुत कमजोर हो गए। ठीक है, और तो ये कमजोर हम कैसे हुए हैं? हम इदारों की में कशमकश करवा रहे हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हम एक दूसरे का गला काटने के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। तो ये जब हम मुल्क में हम आहंगी नहीं है, एक यूनिटी नहीं है, जो इस मुल्क की जो होप है वो ख़त्म होती जा रही है, तो जाहिर है ये मुल्क कमज़ोर है, फिर हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत भी कमज़ोर है। ये मेरा पॉइंट है। सरदार साहब, आप और मैं हमेशा तनकीद करते रहे, आप भी एक बेहतरीन तज्जिया भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं। आप हमेशा करते थे जरदारी साहब की हुकूमत नाअहल, डिलीवर नहीं कर सके, नून लीग नाअहल, नवाज शरीफ नाअहल, वो तो नाअहल थे। इमरान खान की हुकूमत नाअहल तरीन निकली 15 महीने में। तरीन तो उनके पास है आप नाअहल तरीन, आप जोड़ सकते हैं नाअहल तरीन। मेरे ख्याल क्या? वही एक दो अहल आदमी तरीन है है उनके पास जो कि समझ बूझ रखते हैं, और हम तो दुआ कर सकते हैं उनके हक में। लेकिन आप मुतमिन हैं, सेटिस्फाई हैं गवर्नेंस से, हुक्मरानी से, डिलीवरेंस से? नहीं, मेरे ख्याल देखिए ना, मैं तो दौरे अजाब में फंसा हुआ हूँ ना। जो सिंध हुकूमत है उसका भी अजाब है, और बल्कि ज़्यादा है 18वीं तरमीम के बाद, और जो मरकजी हुकूमत की। आप पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में उनके साथ हैं? नहीं, हम दुश्मनी अल्लाह का जरदारी साहब की दुश्मनी में उनके साथ है, ज्यादा दुश्मनी। अल्लाह के फजल से हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम सच बात करते हैं, हक की बात। ठीक है सर, हुकूमत फरीक बन रही है, क्यों बन रही है हुकूमत फरीक? रियासत ने इनिशिएट किया, सब कुछ उन्होंने किया। आपको लग रहा है कि रेफरेंस होगा, रेफरेंस असरअंदाज होगा जजमेंट के ऊपर, या ये सिर्फ जज के हवाले से होगा? देखें, ये क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन का केस होगा, सबसे पहले रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट वो एक पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशनली एक फर्स्ट इंप्रेशन का केस होगा। पहले जो जजेस दो ही ग्राउंड्स हैं, एक है फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, और दूसरी है जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट। पहले जो जस्टिस पहले जो कुछ फैसले आए हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से, वो मिसकॉन्डक्ट के ऊपर आए हैं। यानी कि ये कि कुछ जज साहब ने कुछ पैसे ले लिए या कोई एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए या कुछ और किए, अभी तक मेंटल इनकैपेसिटी के ऊपर कुछ नहीं आया। ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत ने मेंटल इनकैपेसिटी के ऊपर रेफरेंस दायर किया है। इसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को देखना पड़ेगा कि अगर एक जज साहब का आप कहते हैं कि वो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और कोई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसके ऊपर हामी भर लेती है, कि उसको सेंक्शन करती है कि आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, ये रेफरेंस बनता है, तो वो
कौन सा कट ऑफ पॉइंट था जहां तक उनके फैसले वैलिड होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि देखिए जो बोर्ड हमारे यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ इंग्लैंड की तरह तो जज नहीं होते कि उन्होंने साल में 5 या 6 फैसले किए होते हैं। हमारे यहाँ एक हाई कोर्ट का जज कोई 800-900 फैसले कर चुका होता है साल के अंदर। तो वो जो तमाम फैसले किए हैं और स्पेशली एज चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट किए हैं, वो सारे भी इन क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये दिस इज समथिंग मैं समझता हूँ जो एट द एंड ऑफ द डे, जैसे काजी फैज ईसा साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया और करीम खान आगा साहब का मामला चला गया, इस तरह मैं समझता हूं कि इनका मामला भी एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट के सामने ही जाएगा और लार्जर बेंच ही इसके ऊपर कोई फैसला। आपको लग रहा है कि जितने भी बार्स हैं, एसोसिएशन हैं, सारी जो है ना जुडिशरी के साथ और जजेस के साथ और इसी जज वकार सेठ के साथ हैं? अभी तक तो देखें जो पाकिस्तान बार काउंसिल का मौकफ आया वो यही आया है कि उन्होंने कंडेम किया है जो डीजी ISPR ने कमेंट्स दिए हैं। मैं बिल्कुल उनकी बात से मुत्तफिक हूँ। किसी फौजी का कोई राइट नहीं है, किसी पुलिस वाले का कोई राइट नहीं है, किसी सरकारी अफसर का कोई राइट नहीं है कि वो आके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर और कोर्ट्स के ऊपर कमेंट्स पास करे। दे आर अंडर ओथ, उन्होंने जो भी कोर्ट कहते उन्होंने अपने ड्यूटी करनी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान बार काउंसिल को दूसरी तरफ भी देखना होगा। ना आते हुए परवेज मुशर्रफ को रिलीफ मिलते हुए देख रहे हैं आप? मैं नहीं देख रहा, बिल्कुल नहीं देख रहा। मुल्क में वापस आते हुए देख रहे हैं आप? लेकिन जब सजा मिल गई मैं नहीं समझता, क्योंकि देखें अगर वो मुल्क में वापस आ गए और मुशर्रफ साहब ने जो कुछ बात की, मैं कानूनी से हटके एक फैक्चुअल बात कर रहा हूँ कि वो जो उन्होंने 3 या 4 दिन पहले एक वीडियो क्लिप भेजा, उन्होंने कहा ये मैं तमगा कब्र में अपने साथ लेके जाऊंगा। इसका मतलब है इतना इंटेंशन तो उन्होंने दिखा दिया है कि मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं है। और अगर जैसे ही वापस आएंगे तो फिर तो फेडरल गवर्नमेंट इज अंडर ड्यूटी कि फौरी तौर पे उनको एप्रीहेंड करना है और फिर फांसी की सजा भी होगी। तो खास तौर मैं तो नहीं चाहता कि उनको लटकता हुआ देखूं। मैं तो इस फैसले से जरूर खुश था कि शायद कोई डक लग जाए कि आइंदा कोई बंदा ये ना सोचे कि मैं आइन को पमाल करूंगा और अपने काम करवाऊंगा और शायद मैं बचा। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वफा की हुकूमत एक फरीक बनी हुई है। इट इज वेरी सैड। आपको लग रहा है कि इससे दूरियां बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी। रेफरेंस जाएगा जिस तरह, देखिए वो एक नैरेटिव बनता जा रहा है, जिस तरह काजी फैज ईसा साहब के मामले पे, करीम खान आगा साहब के मामले, वो एक नैरेटिव बनता जा रहा है और वो नैरेटिव आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग हो रहा है कि शायद कुछ अनजानी कुव्वतों की कहने के ऊपर शायद जुडिशरी के साथ लड़ाई की जा रही है और वो नैरेटिव आहिस्ता 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 बनता जा रहा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान इसका मुतमिल नहीं है। ये फेडरल गवर्नमेंट को बड़ा देख के स्टेप्स लेने पड़ेंगे और क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट खुद इसके अंदर कंप्लेनेंट थी तो ये फैसले बड़े सोच विचार से होने चाहिए कि आगे कैसे प्रोसीड। और आपको पता है कि एक कानून साजी पार्लियामेंट में भी रहती है, बड़ी इंपॉर्टेंट। आर्मी चीफ के हवाले से बड़ी मेहरबानी आपकी टाइम। सरदार साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। मुल्क के लिए बेहतर है कि सारे इदारे मुल्क के मफाद को देखें। यह बहरान खत्म होना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस बहरान को खत्म करे। हम फौज के इदारे के साथ हैं। एक जनरल को डिस्कशन करना, जिन्होंने आइन तोड़ा उस फैसले को, वो चीज अलग है। हम मुल्क के साथ हैं और आइन के साथ हैं, जमहूरियत के साथ हैं, इदारों के साथ हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।